माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मिड्स के बारे में देखा था। नेक्स्ट हम वेक्टर देखते हैं HFR ट्रांसफ़र, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हमने देखा कि एफ फैक्टर के ट्रांसफ़र के दौरान बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है, इसीलिए रिसेप्टर बैक्टीरिया को एफ फैक्टर के अतिरिक्त मेन क्रोमोसोम के कोई भी जीन प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा ई कोलाई जो है उसके कुछ एक स्ट्रेन्स में ऐसा कॉन्जुगेशन पाया जाता है जिसके द्वारा क्रोमोसोमल डीएनए भी रिसेप्टर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसे स्ट्रेन्स को जिनमें कॉन्जुगेशन के दौरान रिसेप्टर बैक्टीरिया में एफ फैक्टर के डीएनए के अलावा डोनर के मेन क्रोमोसोम के डीएनए के भी कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट होते हैं, HFR स्ट्रेन्स कहलाते हैं। इन स्ट्रेन्स की खोज विलियम हेज ने ई कोलाई में करी थी। इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड का एफ फैक्टर तो जाहिर है, साथ ही साथ जो इसका मेन क्रोमोसोम है उसका भी कुछ एक जीन्स जो होते हैं वो रिसेप्टर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कॉन्जुगेशन के समय HFR स्ट्रेन्स में एफ फैक्टर क्या करता है, मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और इंटीग्रेट होकर के उसी का एक पार्ट बन जाता है। मेन क्रोमोसोम का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसमें कि एफ प्लाज्मिड की आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो जाती है। मेन डीएनए का सर्कुलर फॉर्म जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट जाता है। उस पॉइंट पर स्थित बेस सीक्वेंस एफ फैक्टर के बेस सीक्वेंस को पहचान करके संयुक्त होने के लिए एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। मेन सर्कुलर क्रोमोसोम के कटने से रिलीज हुए एक सिरे पर एफ प्लाज्मिड जुड़ करके मेन क्रोमोसोम के सर्कुलर फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाता है। ये जो है प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम के साथ जिस पॉइंट पर जुड़ता है वहाँ से क्रोमोसोम खुल करके और पीछे की ओर उसके साथ जो जुड़ा हुआ डीएनए है उसके सिंगल स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन बन जाती है। उसके बाद इस सिंगल स्ट्रैंड का कुछ एक हिस्सा जो है वो सेक्स पिलाई के द्वारा निर्मित ब्रिज से रिसेप्टर में एंटर करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड में आगे स्थित एफ फैक्टर के जीन होते हैं, लेकिन ये जीन रिसेप्टर सेल को डोनर में बदलने के लिए आवश्यक लेवल प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो स्ट्रैंड एंटर होता है उसके अंतिम एफ फैक्टर जीन जो होते हैं रिसेप्टर सेल को डोनर सेल में ट्रांसमिट करने में सक्षम होते हैं। मोस्टली मैटर में देखा गया है कि एफ फैक्टर के लास्ट जीन के रिसेप्टर सेल में पहुंचने से पहले ही सेक्स पिलाई जो होता है वो टूट जाता है, जिससे कि रिसेप्टर सेल जो होती है वो डोनर सेल में परिवर्तित नहीं हो पाती है। क्या कह रहा है ये, जैसे एक स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें इनिशियल जीन्स ऐसे होते हैं सेक्स पिलाई पर जो कि रिसेप्टर सेल को डोनर सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि F प्लस F माइनस में एंटर कर रहा है तो F माइनस को F प्लस में कन्वर्ट होने के लिए जो डोनर सेल है उसके लास्ट सिरे पर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि F माइनस को F प्लस में कन्वर्ट कर रहा है। मान के ये चल रहा है कि सेक्स पिलाई जो होता है वो बीच में ही टूट जाता है, जिससे कि पूरा की पूरा सेक्स पिलाई एंटर नहीं कर पाता है और वो डोनर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन उन परिस्थितियों में जबकि कॉन्जुगेशन के संपूर्ण होने तक सेक्स पिलाई जो होता है वो अखंडित बने रहता है तो रिसेप्टर सेल लास्ट में डोनर सेल जो होती है वो बन जाती है। दोनों ही कंडीशंस में रिसेप्टर सेल में डोनर के मेन क्रोमोसोम के कुछ जीन्स आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में एफ फैक्टर और सिंगल स्ट्रैंड जो होते हैं धीरे धीरे रिसेप्टर के मेन क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं और जल्दी ही सिंगल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होकर के ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। लास्ट में ये सेपरेटेड एफ फैक्टर युक्त डबल स्ट्रैंडेड पार्ट एक लूप बनाता है, जिससे कि बाद में रिसेप्टर बैक्टीरिया में एक स्वतंत्र प्लाज्मिड जो होता है अस्तित्व में आ जाता है और इस प्रकार HFR स्ट्रेन से कॉन्जुगेट होने पर F माइनस बैक्टीरिया जो होता है वो भी HFR बन जाता है। 3 प्रकार के अलावा कार्यों के आधार पर कुछ अन्य प्लाज्मिड भी शामिल किए गए हैं। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, कुछ बैक्टीरिया में उपस्थित प्लाज्मिड जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को डिग्रेडेटिव अवयवों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इन्हें डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। मर्क्यूरी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, अनेक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया स्ट्रेन में उपस्थित प्लाज्मिड होस्ट को हैवी मेटल आयंस के द्वारा टॉक्सिन्स को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। स्यूडोमोनास के प्लाज्मिड मर्क्यूरी तथा ई कोलाई, साल्मोनेला के प्लाज्मिड हैवी मेटल जैसे कि निकल, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, आर्सेनेट के प्रति होस्ट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टिक प्लाज्मिड, कुछ एक बैक्टीरिया में कम मॉलिक्यूलर वेट युक्त सर्कुलर प्लाज्मिड किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इन्हें क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस में एक और लार्ज टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि कई प्लांट्स में ट्यूमर उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड्स।
बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हायर ऑर्गेनिजम्स में उपस्थित सुपरन्यूमरी या बी क्रोमोसोम के एनालॉगस स्ट्रक्चर माना गया है, क्योंकि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। अपने बिहेवियर के कारण प्लाज्मिड्स को टेम्परेट, नॉन विरुलेंट, बैक्टीरियोफेग माना जाता है, जो कि संभवतः एरर युक्त वायरस से उत्पन्न हुए हैं तथा जो होस्ट बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा जीन प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे जीन बैक्टीरिया के लिए किसी भी रूप में आवश्यक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन इनके बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स के द्वारा ही संपन्न होता है, लेकिन प्लाज्मिड्स के सिंथेसिस का इनिशिएशन जो है वो प्लाज्मिड जीन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। इस प्रकार प्लाज्मिड डीएनए का इनिशिएशन प्लाज्मिड जीन्स के द्वारा, जबकि एलोंगेशन और टर्मिनेशन जो होता है वो बैक्टीरियल जीन्स के द्वारा होता है। प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक ही बैक्टीरियल सेल में एक से अधिक प्लाज्मिड्स का पाया जाना एक सामान्य बात है, लेकिन नोविक ने बैक्टीरिया में एक से अधिक प्लाज्मिड की उपस्थिति को कई रीजन से इम्पॉसिबल बताया है। इसे प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमस या स्वतंत्र यूनिट के रूप में उपस्थित होता है या होस्ट क्रोमोसोम से जुड़ करके रहता है। अगर विभिन्न प्लाज्मिड्स में कुछ एबनॉर्मल ग्रुप उपस्थित होते हैं तो ये एक बैक्टीरिया में साथ साथ नहीं रह सकते हैं। प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड जो है ऑटोनॉमस होते हैं, इनके जीनोमिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। इनकी संख्या हर एक सेल में सिंगल कॉपी प्लाज्मिड या प्रत्येक सेल में मल्टी कॉपी प्लाज्मिड हो सकती है। कुछ एक बैक्टीरिया में पर सेल्स प्लाज्मिड की संख्या 1000 तक हो सकती है। ये कंडीशन उन बैक्टीरिया में मिलती है जिनके प्लाज्मिड जो होते हैं रेस्टिंग या रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक प्लाज्मिड का डीएनए मॉलिक्यूल प्राय सर्कुलर और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, जो कि मेन डीएनए मॉलिक्यूल की तरह डुप्लेक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। उपयुक्त कैरेक्टर्स के कारण प्लाज्मिड एक सक्षम वेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ एक बेसिक कमी होती है इसमें, जैसे कि साइज़ छोटा होता है, मैक्सिमम 15 kb तक बाह्य डीएनए ट्रांसफ़र की क्षमता होती है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के क्रिया करने के स्थल की उपस्थिति, एक या अधिक सेलेक्टिव जेनेटिक मार्कर, इन सभी कमियों को नेचुरल प्लाज्मिड्स में से हटा करके क्लोनिंग प्लाज्मिड वेक्टर का निर्माण किया जाता है। इस वेक्टर की संख्या को रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा बढ़ाया जाता है। इस कार्य के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे बैक्टीरियल डीएनए के द्वारा किया जाने वाला प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्पेनिकॉल, जीव रेजिस्टेंस मेडिसिन आदि। और प्लाज्मिड जो है उसकी रेप्लिकेशन बिना रुकावट के चलती रहती है। नेचुरल प्लाज्मिड वे प्लाज्मिड होते हैं जिनमें इन विट्रो क्लोनिंग के लिए निर्मित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन प्लाज्मिड्स को निर्मित किया जाता है उन्हें वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल PSC101, COL-E1, RSF2, 124 नेचुरल क्लोनिंग प्लाज्मिड होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।